खूबसूरत वादियों और रास्तों से गुजरती आज हमारी टीम पहुंच रही है बांसवाड़ा। पहाड़ों के बीच बसे इस खुशनुमा शहर में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की भी बड़ी आबादी बसी है। माही बांध से लेकर पुरानी इमारतें, मस्जिद और मंदिर इस शहर को एक अलग ही पहचान दिलाते हैं। भले ही ये शहर सूबे के एक कोने में बसा हो, लेकिन यहाँ का हर बाशिंदा आपको समाज में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करता दिख जाएगा। यहाँ की मुस्लिम माइनॉरिटी के उन खास पहलुओं पर भी हम नजर डालेंगे जो कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन के बीच दब कर रह गई है। तो आइए शुरू करते हैं अधूरे ख्वाब और जानते हैं बांसवाड़ा में रह रहे मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हालात। बांसवाड़ा में तालीम का जायजा लेने हमारी टीम पहुंच रही है यहाँ के पुराने मदरसे में। मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत इस मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ राजस्थान माध्यमिक बोर्ड के सिलेबस को भी पढ़ाया जा रहा है, ताकि यहाँ से निकलने वाले बच्चों को अच्छे स्कूलों में भी दाखिले मिल सकें। बहुत ज़रूरी है साहब, क्योंकि यहाँ पर गरीब तबका है और इस वजह से यहाँ पर बच्चों को तालीम देनी है तो ऐसे इदारे खोलने ही पड़ेंगे और उसको तालीम मिलेगी तो बच्चे विकास करेंगे अपना, और जब विकास होगा तो उनका तरक्की होगी पूरे घर में। सर ऐसे हम जब पढ़ा थे, जब 10th क्लास में भी थे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने फर्स्ट क्लास में अच्छा किया और कई वर्क प्लेस पे भी मतलब है काम कर रहे हैं, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट में भी है, कई नर्सिंग में भी है और आगे टीचिंग जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं। दूसरे स्कूलों में भी पढ़ा रहे हैं सर, ऐसे वो प्राइवेट स्कूल होता है उसमें ही पढ़ाते हैं वो। हमारा मकसद ही यही है कि हम चाहते हैं कि लोग दीनी तालीम, तो देखो ऐसा है कि दीनी तालीम तो एक बहाना है। दीनी तालीम तो आदमी जो अपने घर में कोई ऑफिस वगैरह रख के पढ़ा लेता, लेकिन इस बहाने क्या खास तो हमको दुनियाई तालीम के लिए ही है, जो आज के दौर में खास तौर से इसकी जरूरत है। तो अब ये तो क्या है कि उर्दू अल्फाज के अंदर जो है इसको बोलते हैं कि मदरसा ही है, लेकिन हकीकत तो स्कूल ही है। अब एक दौर था, हम लोग जब मदरसे में पढ़ते थे तो हमारे साथ में खाट समाज के लोग थे, जो हिंदू समाज के थे। खाट समाज के लोग थे, लुहार समाज के लोग थे, सगरा समाज के लोग थे, सुतार समाज के लोग थे, कुछ राजपूत भी थे जो हमारे साथ मदरसे में पढ़ने आते थे और वहाँ पे दुनिया तालीम दी जाती थी और हमारे साथ ही पढ़ते थे वो, और उसके अंदर जिसको उर्दू पढ़नी होती वो उर्दू पढ़ता। यहाँ से निकलकर हमारी टीम पहुँच रही है बांसवाड़ा के दूसरे मदरसे में। आबादी के किनारे बने इस मदरसे में स्थानीय कमेटी की जानिब से काफी सहूलियात दी जा रही हैं। पुराने मदरसे में जगह की कमी और बच्चों की बढ़ती हुई तादाद को देखकर इस तरह की सोच आज बेहद जरूरी है। बड़े बड़े क्लासरूम सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि यहाँ तालीम पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है, चाहे वो तालीम दीनी हो या फिर दुनियावी। बांसवाड़ा में हमारी टीम आई है, क्या हालात हैं यहाँ पे तालीम के और खास करके गर्ल्स एजुकेशन के? कितने लोग अपनी बच्चियों को मदरसों और स्कूलों में भेज रहे हैं? वैसे देखा जाए तो मदरसे और हमारे जो मदरसे जितने भी चल रहे हैं, अंजुमन इस्लामिया वगैरह, और काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पर लड़कियाँ जो आ रही हैं। बहुत सी ऐसी PhD होल्डर्स हमारे बांसवाड़ा कॉलेज में भी बहुत सी लेक्चरर्स जो हैं साइंस वगैरह की हैं और उर्दू वगैरह भी की काफ़ी अच्छी लेक्चरर्स हैं। मैं और एक दो जनों का नाम लेना चाहूँगी। शमीम मैडम थे जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं। खास करके ये जो यहाँ पे जो तंजीमें हैं, कमेटियाँ हैं, वो जो ये इदारा कायम कर रही हैं, इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है लोगों में, समाज में? समाज में काफ़ी फर्क पड़ रहा है। पहली बात तो ये है कि जिस क्षेत्र में ये एरिया आ रहा है, वागड़ क्षेत्र में देखा जाए तो सामाजिक आर्थिक तौर पे बहुत पिछड़ा हुआ है। रोज़गार का भी यहाँ इतना कुछ साधन नहीं है। सरकार एक तरफ से साउथ के एरिया में ये आ रही हैं तो इस तरह से इतना ध्यान यहाँ नहीं दे पा रही। उस वजह से अगर देखा जाए तो ये एक फ्री की तालीम, मुफ्त की तालीम जहाँ लड़कियों को अगर मिल रही है तो वो आ रही है यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो वो फ़ायदा उनको मिल रहा है। क्योंकि आर्थिक स्तर पे तो ये इतने सक्षम नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में या बड़ी बड़ी स्कूल में यहाँ के जो अभिभावक के पढ़ा सकें। तो यहाँ पर इनको सभी तरह के, इनको यूनिफॉर्म इनकी फ्री है, इनकी बुक्स इनको फ्री हैं, टाइम टू टाइम इनको यहाँ पर पोषाहार का जो कार्यक्रम सरकारी स्कूल में चल रहा है वो भी हम मदरसों में चला रहे हैं। तो इस वजह से अच्छा सब चल रहा है यहाँ पर। यहाँ गर्ल्स एजुकेशन पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही बच्चियाँ भी तालीम में आगे आई हैं। पर शहर के बीच गर्ल्स कॉलेज में
कई कमियां होने से बच्चियों में मायूसी जरूर है। कॉलेज में उर्दू सब्जेक्ट के साथ साथ कई विषयों के टीचर भी नहीं है, जिसको लेकर बच्चियों में खासी नाराजगी है। पढ़ाई तो सर चल रही है, लेकिन विशेषकर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कई वर्षों से रिक्त पड़े हुए हैं, जैसे भूगोल हैं और कॉमर्स है। भूगोल विषय ऐसा है कि 4 साल से यहाँ तक कोई भी लेक्चरर नहीं है, जिसके कारण हमारी छात्राओं को बहुत परेशानी हो रही है और प्रैक्टिकल देने में भी बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि समय पे व्याख्याता नहीं है तो समय पे नहीं दे पाती है। और कॉमर्स विषय ऐसा है जिसमें एक भी व्याख्याता नहीं है, तो हमारी सरकार से भी मांग है कि अगर इन विषयों पे रिक्त पद भरे जाए तो छात्राओं के हित में काम हो तो बेहतर होगा। यहाँ पे काफ़ी टाइम से उर्दू सब्जेक्ट ही नहीं है, जिसके कारण यहाँ की उर्दू पढ़ने वाली स्टूडेंट हैं उन्हें बॉयज़ कॉलेज और अन्य जगह पे पढ़ने जाना पड़ता है। अगर यहाँ पे उर्दू होगा तो वो अपने यहीं पास में ही पढ़ के अपने घर जा सकती है आराम से। वहाँ पे जाने में उनको प्रॉब्लम भी होती है। और हमने ज्योग्राफी के लिए 2-3-4 बार ज्ञापन भी दिया है लेक्चरर के लिए, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई अभी तक। हम जो ये चाहते हैं कि जो रिक्त पद खाली पड़े हैं उनकी जल्द से जल्द भरपाई की जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि यहाँ लेक्चरर ना होने की वजह से उनका बराबर पढ़ाई नहीं हो पाती है और जो ज़रूरत होती है वो बराबर समय पर उनको मिल नहीं पाती है। हमारे यहाँ कैंटीन की सुविधा नहीं है, जिस वजह से गर्ल्स को बाहर जाना पड़ता है और माहौल ख़राब है, जिस वजह से गर्ल्स बाहर नहीं जा पाती है। और स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था नहीं है, ओबीसी की और अल्पसंख्यक की छात्रवृत्ति अभी तक आई नहीं है। जी, बहुत सी लड़कियां हैं जिनकी नहीं हो पाती है करीब में कॉलेज होने की वजह से, जहाँ उर्दू सब्जेक्ट नहीं है। मेरा खुद का कॉलेज भी 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी उर्दू में इंटरेस्ट है, इसलिए मुझे खुद को वहाँ जाके पढ़ना पड़ता है। बांसवाड़ा में वाकई अगर कुछ तारीफ के काबिल है तो यहाँ की स्थानीय तंजीम, जिसे अंजुमन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ स्थानीय कमेटी की ही देन है कि यहाँ मुस्लिम तालीम को बढ़ावा मिला है। तंजीम कई सारे ऐसे काम कर रही है जिससे न सिर्फ मुस्लिम बल्कि दूसरी कौमों के बच्चों को भी तालीम से जोड़ा जा सके। बस जरूरत है तो सरकार को भी इस जानिब ध्यान देने की, ताकि इनके कामों को मजीद तेजी मिल सके। यहाँ पे 328 बच्चे तालीम याफ्ता हैं और सारे बच्चे निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, तालीम दी जा रही है, जिसमें उर्दू, अरबी और हिंदी पाठ्यक्रम। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सेकेंडरी स्कूल है, उन्हीं से मान्यता प्राप्त है। और 8वीं तक जो बच्चे हैं और जो हमारे पैरा टीचर मिले राजस्थान मदरसा बोर्ड से मिले हैं, इस ETV के मार्फत से मैं ये गुजारिश करता हूँ सरकार से और मदरसा बोर्ड नवनियुक्त चेयरमैन साहिबा से कि हमें 9वीं और 10वीं के लिए 10th और 9th के लिए टीचर दिया जाए और उनके लिए निःशुल्क पुस्तकें दी जाएं। निःशुल्क जो पुस्तकें हैं वो संस्था द्वारा वितरित की जाती हैं। 1ली से 8वीं तक है वो मदरसा बोर्ड द्वारा वितरित की जाती है। और इसके अलावा ये जो बताया गया है कि सारी सुविधाएं हम देते हैं, गरीब तबके के सारे बच्चे आते हैं। लेकिन मुझे एक ही बड़ा दुख है कि जो अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति जो सभी मुस्लिमों को बच्चों को, चाहे वो राजकीय में हो चाहे दूसरी संस्था में हो, अध्ययनरत है, उन्हें छात्रवृत्ति कम दी जा रही है। हमारा मकसद ये है कि आने वाली हमारी जो नस्ल है कौम की, उसको बेहतरीन से बेहतरीन तालीम मिले। और आप तो देख ही रहे हैं कि तालीम के मामले में, आज की तालीम के मामले में तालीम बहुत महंगी होती जा रही है। एक गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता अपने बच्चे को। तो हमारी जो इदारा अंजुमन है, जो पूरे शहर के ज़िले के मुसलमान चंदा देते हैं, बाहर से कहीं से नहीं लेते हम लोग, सिर्फ ज़िले के मुसलमान। और ये जो मदरसे चल रहे हैं हमारे, इनके अंदर इस 8वीं तक लगभग फीस माफ है, जिसके अंदर गरीब बच्चे कपड़ा भी उनको अंजुमन देती है, चाहे कोर्स भी अंजुमन देती है, और जो भी देना करना उनके पास और फीस तो माफ है ही सही। बांसवाड़ा में मुस्लिम अल्पसंख्यक आगे बढ़ने के लिए भले ही लाख मेहनत कर रहे हों, लेकिन रोजगार के हालात अभी भी बेहतर नहीं हो पाए हैं इनके। मुस्लिम तबका आज भी मोटर मैकेनिक जैसे पेशों से ही जुड़ा हुआ है। ये बात और है कि अब लोगों में तालीम को लेकर काफी जागरूकता आई है, जिससे आने वाला कल जरूर बेहतर होगा। यहाँ युवाओं में खाड़ी देशों में जाने की होड़ भी लगी रहती है, और इसकी साफ वजह यहाँ मौजूद रोजगार की कमी है।
पढ़ाई किया तो मतलब ये घर की स्थिति के हिसाब से पढ़ नहीं पाते थे। भाई वगैरह 2 भी है, फादर के भी एक रिक्शा वगैरह चलाते, इसलिए ऐसी कंडीशन नहीं थी, इसलिए इस लाइन में आ गए। बहुत सारे बाहर से गल्फ कंट्री चले गए। गल्फ कंट्री तो क्या पहले पुराने बाप दादा के ज़माने से लोग आते जाते रहते, तो गल्फ कंट्री का बच्चों को शौक हो गया। और कई बच्चों क्या है, मैकेनिक लाइन का जो उनको पेमेंट बारह मिलता नहीं है, रोजगार नहीं मिलता। 5-6 हज़ार में क्या होता है आज के ज़माने में, बढ़ चुका है, तो इसलिए क्या बहुत सारे गल्फ कंट्री जाते हैं। कुछ जाने की मैक्सिमम ये तो यहाँ पर काम का ज़्यादा से मिलता नहीं है, जो काम है तो इतना सैलरी जैसे वहाँ जाने के बाद अगर वो ऐसे 250 दिनार या 300 दिनार कमा रहे हैं, तो यहाँ महीने 45,000 या 50,000 बैठता है, या मैक्सिमम 30,000 बैठता है, तो वो यहाँ पर लेबर क्लास को इतना पैसा नहीं मिलता है। और एजुकेशन सबसे बड़ा रीज़न रहा है इसका कि यहाँ इतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, इसकी वजह से जैसे पढ़ नहीं पाते हैं या कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम बैठ नहीं पाते हैं, या इतना कुछ नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से बाहर जा रहे हैं और उतना पैसा कमा रहे हैं, तो उनको लगता है कि अभी हमारे लिए 30,000 जो महीने का मिलता है वो यहाँ नहीं बन पाएगा। बांसवाड़ा में रोजगार का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ कई सारे ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अच्छी डिग्रियां तो हासिल की हैं, लेकिन इनको कोई खासा रोजगार नहीं मिल पाया। मजहर मोहम्मद शेख नाम के इस शख्स ने कहने को तो MBA की डिग्री हासिल की है, साथ ही कई कंपटीशंस में भी भाग लिया, लेकिन ना तो सरकारी और न ही प्राइवेट नौकरी ही इनको मयस्सर हो सकी। थक हार कर अपने पुश्तैनी काम में लग गए। मजहर अब मोटर मैकेनिक का काम कर रही हैं। बांसवाड़ा में मजहर जैसे कई युवा आपको मिल जाएंगे जिनके साथ इसी तरह का किस्सा आम बात है। 2011 में मैंने अपना MBA कंप्लीट किया, उसके बाद मैं जॉब के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन कई जगह से कॉल आए, लेकिन जब कॉल पे जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर कोई न कोई वजह देकर हमें नेगलेक्ट कर दिया जाता है। मेरे जैसे कई यहाँ पर मतलब इस इलाके के अंदर ऐसे युवा हैं जो एजुकेटेड होते हुए भी मतलब अपनी जो क्षमता है उसके अनुरूप मतलब उनको जॉब नहीं मिल पाती है। गवर्नमेंट ने अपना मतलब एक वो पॉलिसी बना रखी है, लेकिन जमीन पर वो कोई काम करती हुई नजर नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि बांसवाड़ा में सिर्फ मर्द ही मेहनत मजदूरी कर अपना परिवार चला रहे हों, बल्कि यहाँ कई खानदान ऐसे भी हैं जहाँ औरतें भी मेहनत कर अपना खानदान चला रही हैं, और इसकी साफ वजह इनकी गरीबी है। हमारी मुलाकात कुछ ऐसे ही परिवारों से हुई जिनकी औरतें शादी में पहने जाने वाले दूल्हों के सेहरे बनाती हैं। ये तो शादी ब्याह में इस्तेमाल होता है, जैसे 12 जात कोई के क्या लगता है एक ले जाते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है शादी में। आदिवासी के ये मतलब ये दूल्हा वगैरह पहनता है? हाँ हाँ, दूल्हा पहनता है। अच्छा। दूल्हा और दुल्हन दोनों। इसमें जैसे 500 पे 100 रुपये मिलते हैं, ये 15-20 हो जाते हैं घर का काम करने के बाद में। अजीब बात तो ये है कि इन गरीब परिवारों को सरकारी स्कीमों का भी फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। राशन कार्ड से तो इनको कुछ खास मिलता नहीं और BPL कार्ड इन तक पहुंच ही नहीं पाया। बांसवाड़ा में साफ सफाई के भी बेहतर इंतजामात नहीं है। मेन रोड भले ही आपको साफ सुथरा दिख जाए, लेकिन गलियों और नुक्कड़ों में कूड़े के ढेर लगना आम बात है। गंदगी तो इतनी है, सारे कपड़े गंदे कागज सब डालते हैं। पार्षद साहब को सब जाके औरतें बोलती हैं, वो सफाई करवाते हैं, मोहर्रम पे करवा, बकरीद पे करवा, फिर वही बात है। यहाँ पे एक नाली का ऐसा बरामदा बना हुआ है जिसके अंदर नाली के अंदर डेली आए दिन हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं। कई बार नगर पालिका में इसके बारे में सूचित किया गया, पर नगर परिषद ने एक बार भी इसकी और सुना नहीं है, और कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की भी यहाँ संभावना है। और डेली यहाँ का जो नाली का कचरा है वो रोजाना बाहर आ जाता है। यहाँ कूड़े कचरे को फेंकने के लिए भी कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है। यूँ तो नगर परिषद में आबादी से थोड़ा दूर ही शहर के कूड़े को फेंकने की व्यवस्था है, लेकिन ये इतना दूर भी नहीं है कि लोगों को इससे परेशानी न हो। सबसे बड़ी समस्या कूड़े को जलाने की है। नगर परिषद कूड़े को खत्म करने के लिए कूड़े को जला देती है और इसका धुआं लोगों के घरों में घुसता है।
साथ ही वायु प्रदूषण की समस्या भी पैदा हो रही है यहाँ। हमारी समस्या ये है कि सारी नगर पालिका कचरा डालती है यहाँ, जिससे गंदगी हो रही है। आए दिन इसका प्रदूषण फैलने से बच्चे बीमार होते हैं। दूसरी बात ये है कि सारे आवारा कुत्ते भी इधर ही है। दूसरी समस्या ये है कि नगर पालिका ने पोल लगवा दिए, बाकी आज तक लाइट नहीं आई है यहाँ पे। 100 बाई 100 के अंदर जब हम लोग पूरा डिप करके, मतलब काफ़ी अंदर डिप करके उसके अंदर कचरा उसके अंदर डंप हो जाए और उससे आसपास के लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। और जो यहाँ पर हम डंप करते थे तो हवा से, और उसके पार में नहर है तो नहर के अंदर गिरता था, लोग पानी पीते थे, कपड़े धोते थे, तो उनको भी समस्या बनी रहती थी। तो इसके निजात पाने के लिए हमने ये दामनिया में बांसवाड़ा में पानी की भी बड़ी समस्या है। कमाल है कि सूबे का सबसे बड़ा माही बांध बांसवाड़ा शहर से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है, लेकिन शहर के लोगों तक पानी की सप्लाई शायद ठीक से नहीं हो पाई है। तभी तो यहाँ के बाशिंदे पानी के लिए तरस रहे हैं। पीने के पानी में जिसके घरों में हैंडपंप है, सब है, फिल्टर है, उनके वहाँ बिल्कुल 8-8 रोज में बदलने पड़ रहे हैं, हमारे घरों में भी। और गरीबों के लिए कोई भी यहाँ नहीं है पानी। और हमारे पार्षद जी ने बहुत मेहनत करी, पर अभी तक कोई नल नहीं आया। नगर पालिका द्वारा नल वो पाइपलाइन नहीं है। आधे लोगों के घर में बोर है, वो तो उनके घर से बोर से भर लेते हैं। बाकी जो गरीब लोग हैं वो कहाँ भरने जाएंगे। 100 करोड़ रुपए की योजना मंजूर हुई है और नहीं करते, अभी 4-6 महीने के अंदर शायद वो शुरू हो जाएगा, जिसमें 44 करोड़ रुपए तो सिर्फ पीएचडी वालों का ही है, जिसमें शहर की सारी मतलब पाइपलाइन है, उसको चेंज करना, नई डालना या नई ओवरहेड टैंक बनाना, टोटली सारा उसके अंदर आ जाएगा। सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगता है कि जिस शहर में इतना बड़ा स्रोत हो, जो शहर दूसरे शहरों को भी पानी पिलाता हो, उस शहर के लोग प्यासे हैं। यही पानी के नल पाइप के लिए आएगी। गहलोत साहब आए थे, उनको भी बोला, नगर पालिका में भी गए, कलेक्टरी में भी गए। जब से हमारे पार्षद जी, हमारे गरीबों का सब काम हो गया, बाकी ये नल पाइप रह गई। पीने का पानी के लिए अगर फिल्टर लगवाते हैं तो फिल्टर है ना थोड़े दिन में ही खराब हो जाता है, और मलेरिया होता है, उससे हैजा होता है, पानी खराब होने से टाइफाइड होता है अधिकतर यहाँ के लोगों को। बांसवाड़ा में वक्फ की जमीनों और कब्रिस्तानों का भी अपना एक अलग ही मसला है। यहाँ कई ऐसे कब्रिस्तान हैं जिनके साथ कई परेशानियाँ जुड़ी हुई हैं। सड़क किनारे इस कब्रिस्तान के हालात भी आप देख लीजिए। शहर का इतना पुराना कब्रिस्तान होने के बावजूद इसकी चहारदीवारी अभी तक नहीं हो सकी है। जाहिर है, अगर किसी जगह की कोई सीमा ही ना हो, कोई बंदिश ही ना हो, तो एक न एक दिन फसाद की जड़ जरूर बन जाती है। और शायद इस कब्रिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कब्रिस्तान के तो ये हालात हैं कि ना तो ये वक्फ से जुड़े हुए हैं और ना ही ये क्या है कि निजी संस्थाओं के अधीन ही है। जैसे अंजुमन संस्थान है या कोई एक समाज है, लखारा समाज है, उन समाजों के अधीन है। और यहाँ के सबसे बड़ी प्रमुख समस्या यही है कि लगभग कब्रिस्तानों की बाउंड्री की जो मुद्दे हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ पर विवादित रहे। और आपने अभी ये कब्रिस्तान देखा ही है जो डूंगरपुर रोड पर स्थित है। इस कब्रिस्तान का ये हालात है कि जब चाहे वो अतिक्रमण कर लेता है। और काफ़ी तो मकान भी यहाँ पे तामीर हो चुके हैं, नगर परिषद ने अपने स्तर पे पट्टे दे दिए हैं। ऐसा नहीं है कि ये मसला सिर्फ इस कब्रिस्तान तक ही महदूद है, बल्कि ये परेशानी हर एक कब्रिस्तान के साथ है। ज्यादातर कब्रिस्तानों की चारदीवारी नहीं हो रखी है। यहाँ पर सबसे पहले कब्रिस्तान है बाफड़ा रासलाब का, ये सुन्नी जमात का कब्रिस्तान है। इसके अंदर क्या है कि बाउंड्री कई सालों से नहीं है और बहुत 23 बीघा ज़मीन पे कब्रिस्तान बना हुआ, 2 पार्ट्स के अंदर। एक आधा इधर है ईदगाह के इधर और आधा ईदगाह उधर है। इसके अंदर बाउंड्री का सालों से चल रहा है, लेकिन विधायक के कोटे से पैसा आता है और इससे भी आता है, लेकिन आज तक पहुँचा नहीं पैसा। और बाउंड्री का अभी तक इसका जो चल रहा था काम वो भी रुका हुआ है। और आने से नगर पालिका से भी कोई व्यवस्था नहीं है, अंदर लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। लाइट में क्या है, दारुल उलूम के अंदर भी खंभे लग चुके हैं, लेकिन वहाँ से भी आश्वासन मिल रहा है और कुछ नहीं। उसके अंदर अभी तक लाइट खंभे लग चुके हैं, वायरिंग हो चुकी, लेकिन लाइटिंग नहीं हो रही इसकी अभी तक।
कब्रिस्तानों में पड़े ये कचरे के ढेर इस बात की गवाही साफ देते हैं कि यहाँ की नगर परिषद कितनी सक्रिय है। कब्रिस्तान की चार दीवारी है नहीं और कूड़ों के ढेर लगे हैं, जिससे आवारा जानवरों की आवाजाही आम बात है। गंदे जानवरों की वजह से यहाँ तमाम कब्रों की बेहुरमती हो रही है। आवारा मवेशी जो होते हैं वो कब्रों के अंदर घुस जाते हैं। कब्रें बरसों पुरानी कब्रिस्तान है ये, तो क्या होता है कि मिट्टी भी और मिट्टी के अंदर जो पार्ट रखते हैं वो भी सड़ गए। कई बार हमने देखा है कि ये आवारा मवेशी उस कब्रों के अंदर गिर जाते हैं और काफ़ी टाइम तक वो गिरे रहते हैं। और कई बार तो हमने देखा है कि आवारा जो मवेशी होते हैं उनको हमने मृत अवस्था में निकाल के और बाहर फेंका है। जाहिर है जितनी जद्दोजहद यहाँ का मुस्लिम तबका समाज में आगे बढ़ने के लिए कर रहा है, उसमें सरकार और प्रशासन की भी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर सरकार और प्रशासन ईमानदारी के साथ इनका साथ दे तो एक न एक दिन इनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और इनके अधूरे ख्वाब मुकम्मल होंगे।